गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपना वीडियो बना रहे हैं और वीडियो का टॉपिक है टॉप 10 साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। तो हमें अपने देश के वैज्ञानिकों पर गर्व होना चाहिए, किस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने आज भारत को प्रत्येक फील्ड में आत्मनिर्भर बनाने की ओर हमें आगे बढ़ाने का एक बेस तैयार करके दिए है। और भारत जो है कई फील्ड्स में आत्मनिर्भर बन चुका है और निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये जो है मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, आपके साथ मेरे स्टूडेंट्स भी ये सब देखेंगे। स्टूडेंट्स, तो आपका क्या टॉपिक है आज? टॉप 10 साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, साइंटिस्ट किसे कहते हैं? वैज्ञानिक किसे कहते हैं? साइंसदान। साइंसदान वर्ड उर्दू का वर्ड है, वैज्ञानिक हिंदी का वर्ड है। ये तो आ गया मीनिंग। अब जब जो मैं पूछ रहा हूँ वो है डेफिनेशन। आप अपने शब्दों में बताओ वैज्ञानिक कौन होता है, किसको हम वैज्ञानिक कहते हैं। अब मुझे वैज्ञानिक क्यों नहीं कहा जाता और आपको वैज्ञानिक क्यों नहीं कहा जाता? क्या होता है, कोई बता सकता है वैज्ञानिक क्या होता है? वैज्ञानिक जो नई नई चीजों की खोज करता है। नई नई चीज़ों की खोज करे। मान लो कोई फूड बनाने वाला है, कुक है, वो नई नई आइटम्स की खोज करे तो उसको वैज्ञानिक बोलोगे आप? लैब में काम करे। लैब कई तरह की हो सकती है, लैब में तो लेबोरेटरी असिस्टेंट भी काम करता है, इसलिए वैज्ञानिक। स्वीपर भी झाड़ू लगा देगा सुबह सुबह। लेबोरेटरी बियरर इधर से इधर उधर चीज़ें सामान को ले जाएगा, तो क्या वो वैज्ञानिक हो जाएगा? विज्ञान की खोज है। विज्ञान क्या है? विज्ञान है साइंस को आप अपने शब्दों में बता सकते हो? व्हाट इज साइंस? व्हाई इज सोशल साइंस नॉट? सोशल साइंस को हम साइंस क्यों नहीं कहते, हालांकि वो भी साइंस ही है। अब मान लो हिंदी को आप साइंस क्यों नहीं कहोगे? मैथ को, मैथ भी साइंस ही है एक तरह से। तो साइंस को, किस चीज़ को साइंस कहा जाता है? अभी जैसे म्यूज़िक है, म्यूज़िक को आप साइंस नहीं कहोगे, नहीं ना कहते हैं। कुकिंग इट्स नॉट ए साइंस, ड्राइंग इट्स नॉट ए साइंस। तो साइंस क्या है? एजुकेशन, एजुकेशन जो सब्जेक्ट होता है उसको भी साइंस नहीं कहा जाता, हालांकि अब वो भी साइंटिफिक हो गया है। हर एक सब्जेक्ट अब साइंस ही है एक तरह से। तो साइंस जो है हर एक सब्जेक्ट में आ चुकी है। तो साइंस क्या होता है मुझे ये बताओ, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को साइंस नहीं कहा जा सकता। लॉजिक्स, लॉजिक्स तो दूसरे सब्जेक्टों में भी आ सकते हैं, वो फिलॉसफी भी हो सकती है, वो और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती है शायद। और मान लो आप पॉलिटिकल साइंस में भी लॉजिक आ सकता है, एजुकेशन में भी आ सकता है। लॉजिक एवरीवेयर होता है, हर जगह, हर एक स्टडी में लॉजिक का इस्तेमाल तो होता है। इलॉजिकल जो भी चीज़ है तो वो तो स्टडी होगी ही नहीं, नहीं ना होगी। तर्क तो हर जगह लगता है। बताओ फिर साइंस क्या है? कोई और साइंटिस्ट? दो किस्मों का नॉलेज होता है, एक होता है अनसाइंटिफिक एंड एक होता है साइंटिफिक। तो डिफरेंस क्या होता है अनसाइंटिफिक और ये? सबसे पहले तो आपको साइंस की परिभाषा मालूम होनी चाहिए। विज्ञान हम किसे कहते हैं? नॉलेज जो होता है उसे गेन करने के कई सारे माध्यम होते हैं, और सबसे पहला माध्यम होता है ऑब्जर्वेशन। क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। मान लो आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, सबसे मान लो ये हमारे पास इधर डायरी है, तो ये डायरी है। सबसे पहले हमें क्या ये नज़र आ रही है ना, ये एक तरह का कैलेंडर है ना। तो ये हमें नज़र आ रहा है ना, तो हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसकी सबसे पहले हमने देखनी है शेप क्या है, क्या शेप है। ये एक तरह से इस साइड से ट्रायंगुलर है, इस साइड से स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, वर्टिकली स्ट्रेट है। तो ये इधर से नीचे से क्या है, नीचे से रेक्टेंगुलर इसकी बेस है। तो ये ऑब्जर्वेशन से हमने इसमें से कुछ पॉइंट्स निकाले। उसी के साथ में इसके अलावा हमने कुछ इसमें चीज़ें देखी। इसका कलर्ड ये है, ये वाला जो है
कलर्ड है, फिर इसमें लिखा हुआ है कुछ, तो ये अलग अलग चीज़ें हमने इसमें ऑब्ज़र्व की। तो साइंस क्या होता है? नॉलेज गेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद उसको क्या किया जाता है? उस पर डिस्कशन होती है, फिर उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और फिर उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव या डिसप्रूव किया जाता है। मान लो आपने एक थ्योरी डेवलप की, ग्रेविटी से रिलेटेड थ्योरी, कि मतलब चीज़ें अपनी एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं, लेकिन अब आपको ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है। साइंस में एक चीज़ जो होती है वो बाकी किस्म की स्टडीज़ से अलग होती है, वो होती है एक्सपेरिमेंटेशन। क्या होती है? लॉजिक्स तो बाकी जगहों पर भी होते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन बाकी जगहों पे नहीं होती है। होती है बाकी जगह पे एक्सपेरिमेंटेशन? नहीं होती। मैं हिंदी में एक्सपेरिमेंटेशन करोगी? होगी। लेबॉर्ट्री वाली एक्सपेरिमेंटेशन थोड़ी होगी, नहीं ना होगी। अब जैसे ये है ग्रेविटी से रिलेटेड थ्योरीज हैं, इसको फेंक करके हम एक्सपेरिमेंट करके वो प्रूव कर देंगे, तो वो साइंटिस्ट प्रूव कर लेते हैं। इंटरप्लैनेटरी, अब जैसे एक तरह से नील आर्मस्ट्रांग जो है मून पर फर्स्ट टाइम गया, तो उनको पता चल गया कि जो थ्योरी थी कि मून की ग्रेविटी जो है कम होगी, और वहाँ पर जा कर के ये बात साबित भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चल के उनको जो है, उनको देख रहा ना, कम फोर्स लग रही थी, तो वो जो जंप कर करके वो जो चलते हैं वहाँ पर, उसको बोलते हैं मून वॉक। मून पर वो जो जंप कर रहे थे, थोड़ा सा जंप करो, थोड़ा ज़्यादा आप ऊपर उठ जाओगे, क्योंकि उसकी ग्रेविटी जो है कम है। तो ये जो होता है, जो चीज़ें फिर प्रैक्टिकली प्रूव हो जाती हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाती है, और जिसमें लॉजिक का बेटर इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? लॉजिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है, नॉलेज, मतलब जो परफेक्ट वे होता है नॉलेज को गेन करने का, तो वो साइंस ही होता है ना। गैस वर्क भी अगर है तो उस गैस के पीछे लॉजिक है, रीजंस हैं, अंधाधुंध गैस नहीं है। अभी जैसे अनसाइंटिफिक नॉलेज क्या होता है? मान लो थ्योरी ऑफ गॉड, उसके पीछे कोई नॉलेज है, लॉजिक है। थ्योरी ऑफ गॉड वहाँ से पैदा होती है कि जो चीज़ जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप ये कहोगे कि कोई हेवनली, कोई ऐसी पावर है, मतलब एक तरह के, जैसे कहते हैं कि हेवन में ईश्वर रहता है, ये गॉड रहता है। ईश्वर का तो कंसेप्ट अलग तरह है, वो जो है हमारे गलत सही कर्मों का हिसाब रखता है, और वो अगर हम उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वो पनिश करेगा, ये वो। तो इसके पीछे कोई साइंटिफिकली प्रूव है, किसी ने देखा है, एक तो ऑब्जर्वेशन भी नहीं है उसमें, तीसरा उसमें एक तो फिर साइंटिफिकली प्रूव भी नहीं है ना। तो वो होता है अनसाइंटिफिक नॉलेज, जो बिलीफ बेस्ड होता है। किस बेस्ड होता है? मतलब एक होता है बिलीविंग आफ्टर एक्सपीरियंसिंग, तो वो आ गया, वो साइंस में ही आएगा। आपने एक्सपीरियंस किया, आपने एक्सपेरिमेंट करके उसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस किया, और उसके बाद उसको बिलीव कर रहे हो, दैट इज साइंस। लेकिन आप सीधा मान रहे हो, क्यों? क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है या किसी बड़े आदमी ने कहा है, तो दैट इज अनसाइंटिफिक। क्या है वो? आई समझ। साइंस में हम चीज़ों को तब मानते हैं जब उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाता है। उसके अलावा जो तब तक जो चीज़ होती है उसको थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्योरी के पीछे भी थ्योरीज भी हैं साइंस में, बहुत सी ऐसी थ्योरीज हैं जो अभी प्रूव नहीं है, लेकिन वो फिर भी साइंस में होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके पीछे जो लॉजिक होता है वो बेस्ड अपॉन कुछ सॉलिड रीजंस होते हैं उसके, है ना। अब जैसे गॉड की थ्योरी, उसके पीछे कोई सॉलिड रीजन है? नहीं है ना। सिर्फ हमें मालूम नहीं ये सब कैसे हो रहा था, हम ये मान लेते हैं कि फिर कोई कुछ ना कुछ भगवान ने किया या कुछ ऐसा है। तो जब तक पहले एक कुछ थ्योरीज होती हैं, फिर वो प्रूव की जाती हैं, तो वो जो है साइंस में होता है। तो थ्योरीज भी बेस्ड अपॉन रीजंस होती हैं, डाटा होता है, और उसके पीछे और ज़्यादा साइंटिफिक थ्योरीज के पीछे भी साइंस होती है, और उन थ्योरीज को प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है वो भी साइंस होती है। तो जो मेन चीज़ जो इस साइंटिफिक नॉलेज को बाकी नॉलेज से अलग करता है, वो ये है कि साइंटिफिक नॉलेज किसी चीज़ को मानता है कब? जब वो साबित होता है, या उसके पीछे की जो थ्योरी है वो कुछ सॉलिड बेसिस पर है। मान लो कि हमने एक थ्योरी थी ग्रेविटी की थ्योरी, तो ग्रेविटी की थ्योरी की जो बेस थी वो थी चीज़ें नीचे गिरती तो हमने देखी हैं, तो ऑब्जर्वेशन में तो ये आ रहा था।
उसके पीछे फिर जो साइंटिस्टों ने रीज़न दिया कि साइंस के हिसाब से जो है चीज़ों की ग्रेविटी अलग अलग होती है। तो ये इसके पीछे कोई रीज़न था, सॉलिड बेस थे ना। तो जब बेस सॉलिड हो, उसके पास रीजंस हो, उसके बाद आप फिर ऑब्जर्वेशन में भी वो चीज़ें आ रही हैं और उसके बाद फिर आपने एक्सपेरिमेंटली वो प्रूव कर दिया, तो वो होती है साइंस। बाकी ना ये चीज़ों में एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होती है। अनसाइंटिफिक नॉलेज में कौन सी एक्सपेरिमेंटेशन होती है? गॉड को प्रूव करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है? डेफिनेटली नॉट। और अगर साइंस गॉड की एग्जिस्टेंस को क्रिटिसाइज भी नहीं करती और एक्सेप्ट भी नहीं करती है, साइंस उसे एक तरह के ऐसा रखे मे बी और मे नॉट, है ना। पर ऐसा तो नहीं होगा कि हेवन में कोई होगी जो थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज़ हो जाता है, फिर वो आपको पनिश करता है, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस जो है लॉजिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी, एक्सपेरिमेंटेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी दैन द ब्लाइंड बिलीफ। अब बिलीफ सिस्टम में क्या है कि तो आपको मानना सिखाया जाता है बचपन से, है ना। सवाल पूछना नहीं सिखाया जाता है, थिंकिंग पर भी ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, बस मानना है। इसके आगे ने सवाल पूछा तो पाप हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा, आपको जहन्नुम की आग में डाल दिया जाएगा, समथिंग लाइक दैट। इवन थोड़ा हमारे धर्म में तो थोड़ी फिर भी फ्रीडम है, हमें सवाल पूछने का हक है, क्रिटिसिज्म करने का। हमारा जो ज्ञान योग है वो तो बेस्ड अपॉन क्वेश्चंस ही है ना। आप जितने सवाल पूछो, सबसे पहले होते हैं तर्कपूर्ण नॉलेज होता है। तर्क मीन्स रीजनिंग बेस्ड नॉलेज। आज समझ साइंस में आ रही समझ। तो साइंटिस्ट वो होते हैं जो साइंस को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं, चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और नई नई खोजें भी करते हैं। खोज करने वाले को इन्वेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज़रूरी नहीं वो साइंटिस्ट हो, ज़्यादातर तो साइंस वाले ही करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट का मेन जो रोल होता है साइंस से रिलेटेड होता है, वो इन्वेंटर भी होते हैं। तो अभी जो है हम 10 टॉप साइंटिस्ट के बारे में, जैसा हमारा टॉपिक है इंडिया के 10 टॉप साइंटिस्ट जिनका विज्ञान पे बहुत ज़्यादा योगदान है, जिनकी वजह से हमारा देश अब आत्मनिर्भर बनने की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आपने सीवी रमन का नाम सुना है? चंद्रशेखर वेंकट रमन, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था पता है कुछ? रामन इफेक्ट क्या होता है? रामन इफेक्ट इज मतलब लाइट आप वेव्स डाल रहे हो ना, वो रिफ्लेक्ट होके जो आता है। तो एटम की स्टडी भी उसी से हो गई, तो वो जो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आता है उसको फिर स्टडी किया जाता है, उसकी वेवलेंथ के हिसाब से पता लगाया जाता है। तो रामन इफेक्ट इतनी ज़बरदस्त चीज़ थी, ये जब डिस्कवर हो गई उसके बाद फिर एटॉमिक फिजिक्स में एक तरह का रेवोल्यूशन आ गया। रेवोल्यूशन आ गया कि एटम का स्ट्रक्चर भी जो है इसी थ्योरी पर बेस्ड है। नील बोर का जो एक्सपेरिमेंट है कि वो कुछ इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं एक गोल्ड फाइल पर, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके कुछ आता है, तो उससे फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिलेटेड मॉडल बना। फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो बाद में आ गई, तो वो सारी जो है रामन का जो थ्योरी थी उसने फिज़िक्स में एक रेवोल्यूशन ला दिया, ख़ास करके पार्टिकल फिज़िक्स में। जो ये पार्टिकल्स की हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, तो ये वहाँ से संभव हो पाया। तो ये रामन इफेक्ट था, सीवी रमन ने ये दिया था। उसके अलावा और वो जो एक बार कहेंगे थे तो मेडिटेरेनियन सी की पता नहीं कौन सा सी, वहाँ पर वो जो है पानी का रंग कुछ अलग जैसा था, तो उस पर उन्होंने रिसर्च की, तो उन्होंने कहा कि ये लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से भी हो रहा है और इसमें कुछ खास वो बैक्टीरिया वगैरह भी है। हाँ क्या है? प्लैंकटॉन्स हैं, तो उनकी वजह से भी वो रिफ्लेक्शन उस तरह की हो रही है। तो इस तरह से उन्होंने वो पता लगाया था। तो ये आ गया सीवी रमन, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर ऑफ इंडिया। तो उसके अलावा जेसी बोस का नाम सुना है? जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने विश्व में सबसे पहले ये बताया कि प्लांट्स हैव लाइफ। उससे पहले प्लांट्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं माना जाता, मानते थे ग्रो करते हैं ये वो, तो मतलब ये नहीं माना जाता कि इनको पेन होती है ये उसको कुछ। तो ये जो है जेसी बोस ने बताया। साइंस में एक बात होती है, बताने से काम नहीं चलता, उसको प्रूव भी करना पड़ता। तो वो प्रूव किया उन्होंने। एक क्रिस्टोग्राफ नामक एक उन्होंने यंत्र बनाया जिससे बताया कि अलग अलग कंडीशंस का प्लांट पे क्या क्या असर पड़ता है।
और इसके अलावा ये तो बताया उन्होंने जेसी बोस को इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ मिलता है कि प्लांट्स सेव लाइफ, तो ये उन्होंने साबित किया। उसके अलावा जो उन्होंने एक और रिसर्च की थी, अभी जो हमारा ये मोबाइल्स की वेव चलती है ना, टेलीफोन वेव्स, रेडियो वेव्स बोलते हैं इनको, तो अब जब फ़ोन पे हम कॉल करते हैं, रिमोट की जो वेव चलती है, ये वेव जो है इसकी भी बेसिक रिसर्च उन्होंने ही की थी, लेकिन उसमें जो है आजकल नाम आता है मार्कोनी का। किसका? मार्कोनी। लेकिन जो है कुछ जो है रिसर्चर बोलते हैं कि जो जेसी बोस का मॉडल था वो उससे पहले का था और ज़्यादा बेहतर था, ज़्यादा इफेक्टिव था, तो इसलिए जो है इसमें जो है जेसी बोस का नाम आता है। और ये आ गया हमारे जेसी बोस, दो काम इन्होंने किए, एक आ गया प्लांट सेव लाइफ जेसी बोस, और उसके बाद जो रेडियो ये जो हमारी वेव्स है, तो जैसे टेलीफोन की वेव्स, जेसी बोस का फुल नेम जगदीश चंद्र बोस। उसके अलावा फिर जेसी बोस के अलावा आप और कोई साइंटिस्ट आप बोलो, आपको याद है कोई? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम तो बड़े बाद में आगे, वो वाले आगे इसरो के फाउंडर कौन थे? सतीश धवन। सतीश धवन। तो सतीश धवन ने जैसे इसरो का फाउंडेशन किया, इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने उसका ये स्थापना की और उन्होंने कहा कि विदेश अपने सैटेलाइटें भेज रहे हैं, तो बोलते हैं हम यहाँ पर ही उसका ये डेवलप करेंगे, तो उन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई। तो शुरुआत में इंडियन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको इतनी ये टफ़ कंडीशन मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि बैलगाड़ी पर रॉकेट लॉन्च करने के लिए लिया जाता था, क्योंकि वहाँ जहाँ पर लॉन्चिंग ये था स्टेशन, तो वहाँ के लिए रास्ता तक ढंग का नहीं था, तो इंडियंस का मजाक उड़ाया जाता था। कहाँ पर? ये जो वेस्टर्न कंट्री है, नासा वगैरह जो भी है, तो आज आप देखते हो कि वर्ल्ड की टॉप 3 स्पेस एजेंसीज़ में इंडिया का नाम आ जाता है। इसरो का टॉप 3 या 3-4 में अप एंड डाउन होता रहता है, तो टॉप वर्ल्ड की टॉप स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हमारी कंट्री स्टैंडिंग है, और इसने ज़ीरो से स्टार्ट किया, इतनी टफ कंडीशन में स्टार्ट किया, और आज भारत आत्मनिर्भर है। आज हमें किसी पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे निकल चुके हैं, निकले हैं ना। अब तो हमारा ये क्या बोलते हैं, गगनयान जा रहा है, अपना स्पेस स्टेशन हम बना रहे हैं, और उसके अलावा मंगलयान भी तैयार है, मंगलयान भी जाएगा अपना, उस पर भी रिसर्च चल रही है। उसके अलावा चंद्रयान जो हम साउथ पोल पर उतार रहे थे, तो उसका भी दोबारा से अब तैयार हो चुका है। तो जो है, और हमने एक रिकॉर्ड भी बनाया था कि एक साथ कितनी सैटेलाइट्स छोड़ी थी हमने, वो 48 की कितनी, इससे ज़्यादा थी। नहीं, चंद्रयानचा मिशन 2 पासून होता है, आपका तयार क्या तरह इससे ना मत 2019 में था। तो चंद्रयान जो है उन्होंने बड़ा ये अनसक्सेसफुल हो गया, क्योंकि वो लास्ट टाइम में उस पर डस्ट आ गई, तो सिग्नल ब्रेक हो गया, तो वो गिर गया हमारा। लेकिन अनसक्सेसफुल नहीं, 90% सक्सेसफुल था, वो लास्ट के टाइम में थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ गई। चंद्रयान हो गया। अब ये वाला इसरो, सतीश धवन जी का नाम आपने सुन लिया। अब इसके अलावा आता है हमारी जो न्यूक्लियर साइंस। हम आजकल क्या बना रहे हैं? एटम बम्स बना रहे हैं ना। तो आज के दौर में हर एक देश के पास एटम बम्स, एटॉमिक हथियार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये हथियार हमारे पास नहीं, तो इतने बड़े देश की सुरक्षा हो सकती है। हमारे चारों तरफ से दुश्मन कितने ज़्यादा हैं, ख़ास करके चाइना और पाकिस्तान के पास देखो तो कितने सारे एटम बम्स उनके पास हैं, है ना। तो भारत का जो न्यूक्लियर साइंस है, इसके फादर थे हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नाम सुना है? BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो BARC की स्थापना उन्होंने की थी, और उन्होंने वो वर्ल्ड के उस समय के टॉप साइंटिस्टों में से एक थे। तो उन्होंने पंडित नेहरू को कहा था कि हम जो है एटम बम बना सकते हैं, और वो रिसर्च पर लग गए थे। पहले तो अभी इंडिया की पॉलिसी थी कि हम युद्ध ना करेंगे और ना कुछ ऐसा, तो वो अलग ही रखते थे। लेकिन जब वार वगैरह होने लगी, तो उन्होंने कहा कि हमें भी एटम बम बनाना चाहिए। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने वो BARC का स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि हम इधर ही रिसर्च करेंगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप करेंगे कि भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। और उसी की बदौलत है कि आज हमारा देश जो है अपने लेवल पर एटम बम, हाइड्रोजन बम, फिर पोखरण परीक्षण वगैरह जो हुआ, तो वो सब उसी के आधार पर हुआ। तो उसकी बेस जो किसने शुरू की थी? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और इंडिया ने 2 साल, जब वो जिंदा थे तो 2 साल के अंदर ही एटम बम तैयार कर लेना है।
लेकिन फिर उनका बोलते हैं कि वो एरोप्लेन क्रैश हो गया, कुछ लोग कहते हैं CIA ने वो जहाज़ उड़ा दिया। और इंडिया के पास फिर जो है एटम बम आने में 10 साल लगे, उसके बाद 10-15 साल लग गए। मैन साइंटिस्ट जब मर जाता है तो रिसर्च बड़ी पीछे चली जाती है। तो वो बोलते हैं अमेरिका ने उड़ाया था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई और कॉम्पिटिटर खड़ा हो। तो उसके बाद फिर भी हमने जो है वो एटम बम बना लिया, थोड़ा टाइम लगा। तो ये आ गया जी हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंसेस। कितने हो गए अभी? JC बोस, CV रमन, सतीश धवन, नाम लिख के रखो ना। होमी जहांगीर भाभा। वो देखने दिखता जरा ने आई चलिए आप को थोड़ी देर हाँ लिखो लिखो लिख लो, नाम लिख लो। साइंटिस्ट के नंबर लिखा। फिर इनके जो जन्म की डेट, काम वगैरह वो भी रिसर्च करके दे देंगे। अने टॉप 10 साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। सूर भेजे। CV रमन, JC बोस, सतीश धवन, और होमी जहांगीर भाभा। लिख लिया? अब लिखो डॉक्टर मेघनाद साहा। सुना नाम डॉक्टर मेघनाद साहा का? मेघनाद, नाद NAD, साहा SAHA, साहा। तो डॉक्टर मेघनाद साहा को फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। इंडिया के पास, इंडिया में जो पहले सुपर कंप्यूटर मंगाए जाते थे वो USA से मंगाए जाते थे। तो इधर जो भी हमारा जो काम होता था सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो USA के कंप्यूटर्स पर था। तो फिर एक बार क्या होता है कि अब जब पाकिस्तान के साथ जंगें वगैरह हो रही थी और जो टेंशन जैसा था, तो उस दौर में क्या है कि USA ने इंडिया को सुपर कंप्यूटर देने से बंद कर दिया, मना कर दिया। तो इंडिया ने हालांकि मांगे थे, उन्होंने देने से मना कर दिया और उल्टा जो है इंडिया पर सैंक्शंस भी लगा दिए थे एक दौर में। तो फिर इंडिया ने अपना सुपर कंप्यूटर डेवलप करने के लिए एक प्लान बनाया और उसके चेयरमैन जो थे डॉक्टर मेघनाद साहा थे। उनके प्रयासों से कुछ ही सालों में हमने अपना सुपर कंप्यूटर परम बना दिया। परम नाम था उसका, लिख दो। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम, फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर। तो आज उनकी वजह से क्या है कि आज इंडिया जो है सुपर कंप्यूटर बनाने के फील्ड में भी सेल्फ डिपेंडेंट है। लिख लिया? परम, PARM। अब आप लिखो डॉक्टर HG खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। KHURRAN, खुराना। तो हरगोविंद खुराना जो है वर्ल्ड के पहले क्या बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने वाले साइंटिस्ट थे। लिख लो, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी शायद। हाँ बेबी, क्लोन नहीं, क्लोनिंग में रहा था इनका नाम शायद। जेनेटिक्स में रख लो जेनेटिक्स से रख लो, जेनेटिक्स से रिलेटेड रिसर्च। डॉक्टर HG खुराना। फिर बाद में करेंगे जो थोड़ी कमी रहेगी ये तो।
डॉक्टर एक्स जी खुराना आ गया। हाँ, अब उसके बाद आते हैं हमारे, वो तो पुराने आ गए, वो एंशियंट में आ गए। हमें लेटेस्ट जो मतलब किस दौर के हैं, वो तो मॉडर्न टाइम में जो रहे तो। अब उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम भी लिख लो, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। MISSILE, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम आपने सुना होगा। पूरे वर्ल्ड में जो है हर एक जो बड़ी कंट्री है तो वो अपने लिए हथियार बना रही है। मिसाइल टेक्नोलॉजी का मॉडर्न टाइम में कितना ज़बरदस्त रोल है। अब तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी आ गए हैं। तो अभी इंडिया के पास अपना मिसाइल प्रोग्राम कोई नहीं था, तो कोई ख़ास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने मिलकर के इंडिया के फर्स्ट मिसाइल प्रोग्राम का शुरुआत किया, और इंदिरा गांधी जी ने उनको फाइनेंस किया उस दौर की गवर्नमेंट में। तो आज उन्हीं के बदौलत आज इंडिया जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी में सेल्फ डिपेंडेंट है। आज हमारे पास पानी के अंदर से मार होने वाली मिसाइल्स भी हैं। वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल भी है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने वाला अग्नि 5 भी है। शौर्य मिसाइल भी अभी बनने वाली है। तो और हाइपरसोनिक के रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है तो उसमें भी हम वर्ल्ड में तीसरे चौथे नंबर पर भी है, पीछे नहीं है। तो अभी इंडिया जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी में सेल्फ डिपेंडेंट है। तो ये जो है इसका सारा श्रेय जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाता है, क्योंकि वो उस टीम के चेयरमैन थे। ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स। तो इंडियन मिसाइल मैन भी कहा जाता है इनको। लिख लिया? कितने हो गए? तो 8वां आप लिख लो जी, सत्येंद्र नाथ बसु। SATYENDRA NATH, नाथ, BASU। तो एक थ्योरी है ब्लैक होल की थ्योरी। यूनिवर्स में ब्लैक होल्स होते हैं। अभी तो पहले ये थ्योरी थी, ये सबसे पहले दी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट साइंटिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी थी उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें जो एक रिलेशन है वो बहुत फेमस है, इक्वेशन है E=mc²। सुना है? मतलब उनका कहना था कि एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट होती है, और मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मास क्या होता है? भार, किसी चीज़ का वेट। उनका कहने का मतलब है कि मैटर एनर्जी में बदल सकता है और एनर्जी मैटर में। तो ये एक तरह की थ्योरी थी। तो ये मास एनर्जी का जो सिद्धांत है ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिया हुआ था, इससे पहले किसी का नहीं था। और उन्होंने ये भी कहा था कि एनर्जी जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है, और लाइट जो है पार्टिकल नेचर भी शो करती है, और एक तरह से वेव नेचर भी शो करती है। कि जब वो पार्टिकल नेचर शो करती है तो लाइट पार्टिकल्स को बोला जाता है फोटॉन्स। क्या बोला जाता है? जैसे प्रोटॉन होते हैं ना एटम के अंदर, तो लाइट का जो पार्टिकल होता है उसको बोला जाता है फोटॉन। एक पैकेट मतलब एक यूनिट है ये लाइट के पार्टिकल नेचर को बताने को। लाइट जो है पार्टिकल नेचर भी शो करे, और दूसरा वेव नेचर, वाइब्रेशन मोड में भी चले। स्ट्रेट लाइट चलती कैसे? स्ट्रेट में चलती है ना। और ये वेव की तरह वेव नेचर भी है। वेव क्या होता है? जो पार्टिकल ना हो। तो लाइट की नेचर जो होती है ड्यूल होती है। कैसी? मतलब पार्टिकल और नेच। नॉर्मली जो है एनर्जी जो है वो वेव नेचर शो करती है। कैसी करती है? बट लाइट इसमें डिफरेंट है कि वेव और पार्टिकल नेचर शो करती है। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्लैक होल की थ्योरी भी दी थी। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को जो है ब्लैक होल स्टडी करने के लिए थोड़ी जो है मतलब थोड़ा कहीं पर तकलीफ़ आ रही होगी, तो उनको कुछ मैथमेटिक इक्वेशन की कमी थी। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने एक मैथमेटिक इक्वेशन बना के उनको दी थी, और बाद में वो ब्लैक होल्स की स्टडी में आ गई। और उसी पर
जो इक्वेशन थी उसने फिर उसी की मदद से फिर जो एटम से अलग जो यूनिवर्स में पार्टिकल्स होते हैं उनकी रिसर्च हुई, और इनमें से एक पार्टिकल है गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल का नाम सुना है? उसको हिग्स बोसान पार्टिकल बोला जाता है, क्योंकि पीटर हिग्स ने उस पर बड़ी रिसर्च की थी और सत्येंद्रनाथ बोस की इक्वेशन की वजह से वो जो है डिस्कवर होने में सहायता मिली, इसलिए उसको हिग्स बोसान पार्टिकल कहा जाता है। आए समझ? तो ये आ गया सत्येंद्रनाथ बोस। लिख लिया? कितने हो गए साइंटिस्ट? 8 हो गए। तो 9वां आप लिख लो। एक है, एक लिखो आभास मित्रा, डॉक्टर आभास मित्रा। तो डॉक्टर आभास मित्रा अभी जिंदा हैं और इनकी आज भी मौजूद है, मतलब वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट में से इनको जो है इसरो की तरफ से बहुत से इनाम भी मिले, बहुत से इनाम मिले, और इनको कहा कि आप हमारे इधर आकर रिसर्च करो, लेकिन ये इन्होंने कहा कि मैं अपनी कंट्री में रहूँगा, और ये एक प्रोफेसर का ये कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, और इनकी थ्योरी है कि इन्होंने ब्लैक होल की थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया। जिस तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी थी कि ब्लैक होल जो है मैटर को निगलता जाता है, कोई भी स्टार प्लैनेट उसके ग्रेविटेशन फील्ड में आता है, वो निगल लेता है और वो टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है और सब एटॉमिक पार्टिकल्स या एनर्जी में बदल जाता है। लेकिन आभास मित्रा ने कहा कि जिसे आप ब्लैक होल कहते हो, एक्चुअली में वो एक डार्क स्टार है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, ग्रेविटी इतनी हाई है कि वहाँ से लाइट भी बाहर नहीं आ रही है। और उन्होंने एक बिग बैंग थ्योरी को भी क्रिटिसाइज़ किया था। बिग बैंग थ्योरी का नाम सुना आपने? यूनिवर्स के बनने से रिलेटेड एक थ्योरी है बहुत फेमस, जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। वो बोलते हैं कि शुरुआत में यूनिवर्स इतनी सी जगह पे था, पूरा यूनिवर्स इतनी सी जगह पे पूरा मैटर था, फिर उसमें ब्लास्ट होता है और कुछ पूरा यूनिवर्स उसमें से जनरेट हुआ। तो अपने ये जो आभास मित्रा ये है, तो इन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया है और इन्होंने इससे रिलेटेड अपनी अलग थ्योरीज दी है, जिससे ये जो है बिग बैंग थ्योरी को भी ये क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये अभी जो है उतने फेमस साइंटिस्ट नहीं हैं, क्योंकि इनकी थ्योरीज अभी उतनी प्रूव नहीं हुई है, इनको जो थोड़ा है, लेकिन फिर भी जो है इनका काफ़ी नाम है, तो ये भी टॉप साइंटिस्ट में आते हैं। लिख लो इनका नाम भी, आभास मित्रा। लिख लिया? अभी 10वां। तो 10वां सतीश धवन लिख लिया, सीवी रमन भी हो गया। एक देखो, एक मेडिसन में एक काफ़ी ज़बरदस्त डॉक्टर थे, उनका नाम था येल्ला प्रगड़ा सुब्बाराव, YELLA PRAGA सुब्बाराव SUBBARAO राव। ये हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स के हैं, तो ये जो है इनका जो नाम थोड़ा सा अलग है। तो इन्होंने बहुत सी मेडिसन में बहुत सी रिसर्च की है, तो दवाइयों में इन्होंने बहुत सी नई नई दवाइयाँ बनाई, तो इनका भी काफ़ी नाम है। इस मेडिसन के क्षेत्र में इनका योगदान सराहनीय है। आए समझ? अब और कोई साइंटिस्ट जो छूट गया हो? फिर भी कहता हूँ एक्स्ट्रा जो रखता हूँ, 2-3 और रखेंगे ना। एक ये जो नंबी इफेक्ट, ये मूवी देखी कौन सी? रॉकेट मूवी। रॉकेट मूवी का नाम सुना? अच्छी मूवीज का तो एक्चुअल में नाम भी पता नहीं होता है। अच्छा लिख लो आप एंशिएंट साइंटिस्ट का भी लिख लो, मुझे लगता है उधर सवालों में वही पूछेंगे। लिखो आर्यभट्ट का नाम लिख लो। हाँ लिख लो आर्यभट्ट। हाँ, आर्यभट्ट वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन। तो मैथमेटिक्स एक साइंस ही है, और शून्य ज़ीरो का जो ARY आर्य BHATTA भट्टा लिख लिया। तो आर्यभट्ट जी ने क्या किया था? ज़ीरो की खोज पहले ही हो चुकी है। ज़ीरो के इस्तेमाल करने के रूल्स उन्होंने बनाए थे
क्या बनाए थे? रूल्स टू यूज ज़ीरो। ना ना, आर्यभट्ट जी का नहीं, और इसके अलावा हाँ, ज़ीरो से रिलेटेड उनका बड़ा नाम आता है, तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है। कुछ बोलते हैं उन्होंने ज़ीरो डिस्कवर किया, कुछ बोलते हैं उन्होंने, लेकिन मेनली वो जो थे ज्योमेट्री से रिलेटेड उनकी बुक मिलती है, उसको बोलते हैं आर्यभट्टियम। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड उनकी बुक मिलती है आर्यभट्टियम। लिखो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बुक, बुक लिखो इनकी आर्यभट्टियम। ट्रिग्नोमेट्री, मैट्री, त्रिकोणमिति बोलते हैं उसको। भट्टा, भट्टियम। उसके अलावा आते हैं हमारे श्रीनिवास रामानुजन का नाम सुना है? ग्रेटेस्ट फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स बोलते हैं उनको। लिखो डॉक्टर श्रीनिवासन रामानुजन। तो उन्होंने मैथमेटिक्स में इतना काम किया है कि उनके 1000 से ज़्यादा फार्मूले पर आज भी पूरा वर्ल्ड रिसर्च कर रहा है। श्रीनिवासन रामानुजन। तो उनकी एज भी ज़्यादा नहीं थी, शायद उनकी एज शायद 36-37 साल तक की रही थी। उसके बाद वो टीबी से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ज़्यादा लंबी एज नहीं थी। और लाइफ देखो, उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि वो कापी तक खरीद सकें। तो वो क्या करते थे, ये जो अखबार के पेज होते हैं ना, ये लेते थे, लाल पेन से उस पर लिखते थे। तो अपना रिसर्च वर्क, ओ इधर सुनो, अपना रिसर्च वर्क उन्होंने ऐसे ही किया। तो पुराने पेपर पेंसिल से लिखे हुए पेपर पे वो पेन से लिखते थे, मतलब जो लिखे हुए पेजेस थे उस पे लिखते थे, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं थे। और यहाँ के मैथमेटिशियंस को जब वो फार्मूले दिखाते थे तो एक्चुअल में उन लोगों को समझ नहीं आते थे, तो वो उनको इग्नोर करते थे। उन्होंने एक बार एक अपने फार्मूलाज का कलेक्शन कलेक्ट करके एक ब्रिटिश प्रोफेसर थे हेस्टी, उनको सेंड कर दिया। तो उनको उनकी जो ये थी इंटेलिजेंस से वो काफ़ी इम्प्रेस हुए। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनको यहाँ से लेकर के ऑक्सफोर्ड ले लिया। ऑक्सफोर्ड कहाँ पर है मालूम है? लंदन में। तो ये उस यूनिवर्सिटी में ले लिया, तो वहाँ पर वो फिर अपना रिसर्च वर्क करने लगे। तो वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड सुपर इंटेलिजेंट थे। और जब वो उनका अंतिम टाइम आ रहा था, मरने वाले थे, अब जब करीब थे, उनकी बीमारी बढ़ रही थी, तो वो दिन रात मैथ ही रिसर्च करते रहते। वो कहते थे कि मैं जो है अपना अंतिम टाइम जो है रिसर्च में ही लगाऊंगा। तो वो बोलते थे मैं एक ऐसा फार्मूला डिस्कवर करूंगा जो गॉड को भी एक तरह से मैथमेटिक इक्वेशन बना दे। तो वो उनके बारे में ये कहा जाता है कि द मैन हु नोज इन्फिनिटी। क्या बोला जाता है? हाँ, लिख लो। और उन्हें फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स भी कहा जाता है, और पूरे वर्ल्ड में भी उनकी एक तरह का मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है उनके बर्थडे पर। अब लिखो अग्निवेश, ये प्राचीन में आते हैं। ये डॉक्टर श्रीनिवास रामानुजन, तो ये तो मॉडर्न में आते हैं। अग्निवेश और भास्कराचार्य लिख लो। लिखो अग्निवेश। ये मगर इन शिक्षा समिति वाले पुराने बड़े खिंचते हैं। लिख लो अग्निवेश। इन्होंने जो है एंशिएंट टाइम में ये जो हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड इन्होंने बहुत सा, रसायन शास्त्र पर इनका बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क आता है। और इनके बारे में ये कहा जाता था इनको दूसरी मेटल से गोल्ड बनाने के फार्मूले भी आते थे। नहीं, सीधा लिखो रसायन शास्त्र से रिलेटेड। उसके बाद आप लिखो भास्कराचार्य। तो आइजैक न्यूटन के बाद नाम सुना आपने? आइजैक न्यूटन का नाम सुना है? लिखा? आइजैक न्यूटन का नाम सुना है? ग्रेविटी की डिस्कवरी किसने की, ये पता नहीं है आपको? हाँ, तो फिर वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो ग्रेविटी से रिलेटेड जो रिसर्च थी वो आइजैक न्यूटन की थी, लेकिन भास्कराचार्य ने 500 साल पहले ही, 500 की थोड़े ज़्यादा साल पहले, 800 साल पहले, ये आइजैक न्यूटन से पहले
ये बताया था कि ग्रेविटी के बारे में बताया था, गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में बताया था जिसको ग्रेविटी कहा जाता है वो। और इन्होंने ये भी बताया था कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। ये जो है इससे पहले जो है वेस्ट में, छोड़ो पूरे वर्ल्ड में नहीं बताया जाता था, और ये माना जाता था कि सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, तारे सारे पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम, हाँ ऐसी कुछ थ्योरीज थी। तो भास्कराचार्य ने बहुत साल पहले ये बता लिया था। और हमारे में तो ये जो है हमारे संस्कृत शास्त्रों में क्या है कि पृथ्वी को पहले से ही गोल कहा जाता है, जैसे भूगोल बोलते हैं। जैसे बड़ा अवतार बड़ा अवतार के उस पे सींग पे देखो आप, गोल पृथ्वी उठाई जा रही है, कोई चपटी पृथ्वी नहीं है, गोल है। तो अर्थ इज राउंड, ये हमारे एंशिएंट ऋषियों को पहले से मालूम था। आज समझ? ओके फिर तो ये है आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट।